नमस्कार। मैं आपके साथ एक क्लेम केस साझा कर रहा हूँ और इसमें ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को ये जो पर्टिकुलर केस है, इस तरीके के स्थित क्लेम केस की जो स्थिति है उससे सामना करना पड़ता है और परेशानियां रहती हैं। तो उससे कैसे पार पाना है, कैसे हल लेना है, उस विषय में ये वीडियो है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। और ये सब एक मारुति बैलिनो गाड़ी है और ये 2019 मॉडल कार है। और इसके जो मालिक हैं वो बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका एक भाई यहाँ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मतलब रहता है, कुछ तैयारी कर रहा है किसी सर्विसेज के लिए। तो उससे इस गाड़ी की दुर्घटना 10/3/2025 को हो गई। गाड़ी सामने से टक्कर हुई, गाड़ी में एयर बैग्स खुल गए। गाड़ी सामने से टक्कर हुई थी, एयर बैग्स खुले और सामने से काफ़ी बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें बम्पर, बोनट, दोनों फेंडर और जो एप्रन्स होती हैं दोनों RH LH फ्लैग और रेडिएटर कंडेंसर और जो भी सराउंडिंग्स पार्ट्स होते हैं वो फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास, तो इस तरीके से ये डैमेज हुए। और सब उसके बाद ये अपनी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद 10/3/2025 को अपनी गाड़ी को ये नोएडा में एक मारुति डीलर वर्कशॉप पर लेकर आए। इनकी गाड़ी की मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसमें IDV या सम इंश्योर्ड 3,17,393 था। सब इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। वर्कशॉप ने चूँकि टाई अप मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो एक ऑनलाइन एस्टीमेट तैयार किया और बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी। बीमा कंपनी ने ये क्लेम में एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए और उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने बताया कि साहब ये एक टोटल लॉस क्लेम है और इसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना होगा। उन्होंने इस सेटलमेंट को NOS नेट ऑफ सॉल्वेंट बेसिस सेटलमेंट बताया। उसमें उनका ऑफर था कि साहब ये गाड़ी को साल्वेज के तौर पे इस गाड़ी को एक 2,51,200 रुपये में एक कबाड़ी खरीदेगा और 1,000 एक्सेस है। तो अगर IDV में से ये माइनस कर दें साल्वेज वैल्यू और एक्सेस, तो 65,193 रुपये आता है। बीमा कंपनी की देनदारी इस क्लेम में टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट, जिसे वो NOS बोल रहे थे, नेट ऑफ साल्वेज बेसिस, 65,193 रुपये उन्होंने बताई। तो साहब इंश्योर जो है वो इस तरीके से क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहते थे, ना वो टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट चाहते थे। उन्होंने सर्वेयर साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब मैं तो रिपेयर चाहता हूँ, लेकिन सर्वेयर साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी टोटल लॉस है। और जब उन्होंने और जानकारी की तो पता चला वर्कशॉप ने जो एस्टीमेट था वो वास्तव में ज़्यादा ही दिया था। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है वर्क एस्टिमेट ज़्यादा देने की। इसके बाद इन्होंने वर्कशॉप से निवेदन किया तो वर्कशॉप ने एक नया एस्टिमेट तैयार किया जो लगभग 2,20,000 के आसपास का था, यानी 70% का। और इनको दिया और बीमा कंपनी या अप्रूव सर्विस से निवेदन किया कि साहब ये एक सेकेंड एस्टिमेट है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए। लेकिन अप्रूव सर्वेयर साहब तब भी नहीं माने। इन्होंने अप्रूव सर्वेयर साहब से सर्वे रिपोर्ट की मांग की, लेकिन उन्होंने तो नहीं दी। लेकिन बीमा कंपनी से इन्हें कुछ दिन में सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिली, जिसमें उन्होंने 2,56,560 रुपये यानी लगभग 80% का रिपेयर खर्च माना था, जो कि 75% ऑफ IDV से ज़्यादा था। तो इस नज़रिए से ये एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम थी अगर ये खर्च सही है। लेकिन यहाँ वर्कशॉप तो बोल रही थी कि हम 2,20 में ठीक कर देंगे, यानी 2,20 लगभग 70% के आसपास होता है। तो अप्रूव सर्वेयर साहब ने इस जो वर्कशॉप के कहने पे या इंश्योर्ड के निवेदन पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपनी जिद पे टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट और जो एक इलीगल तरीका था जिसमें वो सैलवेज वैल्यू बोल रहे थे
तो वो एक इलीगल तरीके से तरीका है जिसमें ब्लैंक आरटीओ 28 29 30 जो फॉर्म है उस पर सिग्नेचर करके एक कबाड़ी को बेचा जाता है। और वो गलत तरीका है, आईआरडीए भी उस तरीके को रिकमेंड नहीं करती है, लेकिन हमारे देश में बहुत ऐसा होता है। तो खैर साहब, जब ये सब रिपोर्ट मिल गई, इन शॉर्ट किसी तरीके से मेरे संपर्क में आए, और फिर हमने साहब बीमा कंपनी को मेल करनी शुरू की और हमने कहा साहब आपका जो ये ऑफर है वो इलीगल तरीका है, और तो ये हम इससे सहमत नहीं हैं। उसके बाद साहब बीमा कंपनी ने थोड़े दिन में एक सही तरीके से एक ऑफर दिया, जिसमें आरसी कैंसिलेशन के साथ दिया। जिसमें आरसी कैंसिलेशन के साथ गाड़ी की वैल्यू 1,27,000 रुपये उन्होंने बताया कि कोटेशन कोट आया है। और तो फिर उन्होंने आईडीवी माइनस रैक वैल्यू जो आरसी कैंसिलेशन के साथ थी 1,27,000 और -1,000 एक्सेस क्लोज, तो इस तरीके से आया 1,89,393 रुपये। जो पहले जो पहले 65,000 था, अब वो लगभग 189,000 आ गया, अगर सही तरीके से आरसी कैंसिलेशन के साथ टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल करते हैं। लेकिन चूंकि हमें तो गाड़ी यानी इंश्योर को तो गाड़ी रिपेयर चाहता था, और हमारा मानना था कि इस गाड़ी में हमने गाड़ी को चेक किया, मैंने भी देखा, मैं बल्कि 2 3 बार देखा इस गाड़ी को। तो मुझे लगा, और वर्कशॉप कॉन्फिडेंट थी कि वो इस गाड़ी को लगभग इतने पैसे में विद इन 75% ऑफ आईडीवी कर देंगे। फिर हमने सोचा कि गाड़ी की हेडलाइट्स महंगी थी, कि अगर ज़्यादा होगा तो हम एक हेडलाइट जो है, हेडलाइट को रिकंडीशन पार्ट के तौर पे यानी सेकेंड हैंड पार्ट खरीद लेंगे, जो हमें काफ़ी कम कीमत पे मिल जाएगी, और हमारी गाड़ी का रिपेयर खर्च कम हो जाएगा। इसके बाद हमने यही सारी जानकारी बीमा कंपनी को मेल की कि हमारी गाड़ी सब डीलर पे ही ठीक हो रही है, हमने ठीक कराने का निर्णय ले लिया है। हम एक हेडलाइट, एक या दो जो भी उसकी हेडलाइट थी, वो हम रिकंडीशन पार्ट्स के तौर पे जामा मस्जिद नए पुरानी दिल्ली से खरीद कर लगा लेंगे, और बाकी सारा सामान और काम यहीं इस डीलर वर्कशॉप पे करेंगे। उसके और साहब हम फला तारीख से ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी हमें बिना गाड़ी के बहुत दिक्कत हो रही है, और गाड़ी का रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से कम है। अतः ये पार्शियल लॉस क्लेम है, और हम बीमा कंपनी से एज ए पार्शियल लॉस क्लेम रिपेयर बेसिस पे क्लेम लेंगे। उसके बाद साहब सबको ये मेल करके सूचना देके अपने गाड़ी में रिपेयर का काम शुरू करा दिया। कुछ दिन बाद जो है साहब वो गाड़ी रिपेयर हो गई, और गाड़ी का जो मारुति डीलर वर्कशॉप है जो उनका बिल बना वो 2,12,000 का बना, जो लगभग 70% से भी कम था। इसमें एक पार्ट शायद हेडलाइट ही थी, एक थी या दो थी मुझे याद नहीं, वो 8,000 रुपये की वहाँ से ली, अ, दिल्ली से जामा मस्जिद से, उसका भी एक कच्चा सा बिल जो होता है वो बिल लिया। तो इस तरीके से कुल लगभग 2,20,000 के अंदर ये गाड़ी ठीक हो गई, जो 70% के आसपास था। ये सब बिल बीमा कंपनी को भेजे और सर्वेयर साहब को भी, और बताया साहब गाड़ी 70% में रिपेयर हो गई, अगर आप हमें अब ये क्लेम को पार्शियल लॉस क्लेम मान के रिपेयर बेसिस पे सेटल करते हैं और क्लेम देते हैं, तो हम बिल डायरेक्ट बीमा कंपनी के नाम पे बनवा देंगे, जिससे बीमा कंपनी को भविष्य में जो जीएसटी इनपुट जो रिटर्न मिलता है वो लेगी, तो वो बेनिफिट रहेगा। लेकिन बीमा कंपनी साहब कोई जवाब दे ही नहीं रही थी, वो उनका एक ही रट थी कि ये तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, और टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट के लिए आरसी कैंसिलेशन और ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। सर इसके बाद ये लगभग मई बीत गया, जुलाई जुलाई आ गई लगभग। इसके बाद साहब फिर जब देखा कुछ नहीं हो रहा, फिर हमें पता भी था वैसे इस कंपनी का कि ये एक ढीठ कंपनी है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि इसके लिए बीमा लोकपाल ऑफिस हमको जाना पड़ेगा या किसी न्यायिक संस्थान में। तो ये शुरू से ही मैंने बीमा धारक को बताया हुआ था। फिर हमने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, क्योंकि ये शिकायत इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑफिस लखनऊ में दर्ज होनी थी, वहाँ की। उसके बाद एक एक तय प्रोसेस है, उस तय प्रोसेस से कंप्लेन की,
और उसके बाद साहब वहाँ से एक लेटर आया, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, पेपर्स देने होते हैं, वो दिए। उसके बाद फिर एक लेटर आया, एक मीडिएशन फॉर्म होता है, फॉर्म 6 है। तो फिर से वो भरकर इंश्योर के सिग्नेचर कर कर और कुछ डिटेल्स करके वो भेजा। और जिसकी अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में सुनवाई हुई। और ये सुनवाई थी 29 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई। इंश्योर्ड के जो भाई वही कंप्लेंट करने वाले थे, तो वो ही यहाँ से बाई बस लखनऊ गए नोएडा से, और रात को चले, सुबह पहुँच गए, सुबह हियरिंग हुई। बीमा कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन थे सुनवाई में, और जो बीमा लोकपाल साहब हैं वो भी ऑनलाइन ही थे। उन्होंने कहा साहब ये सब कुछ तो ठीक है, गाड़ी इनकी जो बिल है मारुति डीलर वर्कशॉप का, हम उसे ही कंसीडर करते हैं। तो 2,12,000 है ये, जो कि 70% के से कम है। तो फिर बीमा कंपनी ये क्लेम को रिपेयर बेसिस पे एज ए पार्शियल लॉस क्लेम क्यों नहीं सेटल कर रही है? तो पहले तो जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि थे उनका कहना था साहब हमारे सर्वेयर साहब ने जो रिपोर्ट बनाई उसके हिसाब से 2,56,560 रुपये असेसमेंट था, जो 80% है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे सर्वेयर साहब ने भी असेसमेंट किया, जो इनका बिल है वो लगभग 2,01,133 रुपये है, और हम तो इन्हें क्लेम देने के लिए तैयार हैं। तो फिर जो बीमा लोकपाल साहब हैं उन्होंने इंश्योर्ड से का इंश्योर्ड जो रिप्रेजेंटेटिव उनके भाई गए थे कि भाई 2,01,000 रिपेयर बेसिस पे बीमा कंपनी क्लेम दे रही है, आपका बिल 2,12,000 का है, जो डीलर का जो बाहर का है हम उसे कंसिडर नहीं करते, वो कोई पक्का बिल नहीं है। और अगर आप कहें कोई दिक्कत ना हो तो इसको यहीं आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको सेटल कर देते हैं। तो इंश्योर्ड उसके लिए तैयार हो गया कि ठीक है, 2,01,000 मिल जाए, वहाँ साइन किए। उसके बाद 11 अक्टूबर 2025 को बीमा लोकपाल का डिसीजन आ गया, जिसमें यही सब बातें कि 2,01,000 के क्लेम देने का अवार्ड आया। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। और अगर बीमा कंपनी शुरू में ही ये क्लेम देती तो शायद वो कम पैसे में, हो सकता वो 1.5 लाख में भी एग्री हो जाते, ऐसा इंश्योर्ड का कहना था। लेकिन तब बीमा कंपनी जिद पर थी। और इसमें बीमा कंपनी को अगर हम देखें तो लॉस हुआ। एक तो अगर जब गाड़ी रिपेयर हुई थी और पता चल गया था कि 75% ऑफ आईडीवी से कम रिपेयर खर्च है, तो बहुत सारी कंपनी अगर इस नौबत तक आती हैं तो वो तब मान जाती हैं, क्योंकि जो जीएसटी अमाउंट है बिल का, वो रिटर्न के तौर पर भविष्य में वापस ले लेगी। अगर इस गाड़ी का बिल 2,12,000 है तो लगभग 35-36 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये जीएसटी होगा, जो एक बड़ा अमाउंट है। चूंकि अब बिल इंश्योर्ड के नाम बना है तो बीमा कंपनी उसका रिटर्न नहीं ले पाएगी, तो ये नुकसान होगा। तो इस तरीके से ये एक बार वैसे एक कंपनी ने, चूंकि बिल इंश्योर्ड के नाम था, तो जीएसटी देने को मना किया था। लेकिन उसके लिए हमने फिर आरटीआई लगाई, और सच पूछे तो वो यही कंपनी थी। पहले तो ऐसे ही कम्युनिकेशन किया बीमा लोकपाल ऑफिस में, लेकिन उन्होंने जब जवाब नहीं दिया, फिर आरटीआई लगी। आरटीआई में जवाब नहीं दिया, फिर हमने अपील में गए। उसके बाद बीमा लोकपाल साहब का, ये महाराष्ट्र का केस था, पुणे का, तो उन्होंने आदेश दिया कि जो हमने अमाउंट क्लेम भुगतान के लिए आदेश दिया, अवार्ड दिया, उसमें जीएसटी भी मिलना चाहिए। उसके बाद बीमा कंपनी ने वो जीएसटी दिया। तो सेम ये भी है, इसमें भी जी इसमें तो टैक्स इनवॉइस की डिटेल भी है, तो इसमें जीएसटी देना ही होगा। अगर फिर भी आनाकानी करेगी तो वही हम आरटीआई वाला जवाब यहाँ चिपका देंगे, या दोबारा से आरटीआई लगा देंगे, लेकिन क्लेम ले लेंगे, क्योंकि जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। बीमा कंपनी तब क्लेम नहीं दे रही थी तो मजबूरी थी, बिल तो बनवाना ही था। और बीमा कंपनी ने कहीं कहा ही नहीं कि बिल उन्हें अपने नाम पर चाहिए। तो इस तरीके से ये एक फाइट स्टोरी थी फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की। तो अगर कभी आपकी या आपके जानने वाले का ऐसी समस्या है, तो सबसे पहले तो एक ध्यान रखिए कि बीमा कंपनी या अप्रूव सर्विस या वर्कशॉप सबको एक साथ ईमेल में रखकर ईमेल पर कम्युनिकेशन कीजिए। आपको जो भी क्वेरी या जो भी शिकायत है वो मेल पे कीजिए। आप सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगिए, आप बीमा कंपनी से ऑफर लेटर मांगिए, लीगल मैनर में मांगिए।
और अगर बीमा आपको अपनी गाड़ी को चेक कीजिए, आपको लगता है आपकी गाड़ी का खर्च 75% ऑफ आईडीवी से कम है, तो आप बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करके अपनी गाड़ी में रिपेयर कार्य शुरू कराइए। जब रिपेयर हो जाए तो बिल बनने से पहले प्री इनवाइस लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि टोटल रिपेयर खर्च कितना है। वो अगर आपने ध्यान न किया तो 75% ऑफ आईडीवी से कम होगा। उसको आप बीमा कंपनी और सर्वेयर को मेल पे भेजिए, फिर से रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब ये खर्च, वास्तविक रिपेयर खर्च कितना है जो 75% ऑफ आईडीवी से कम है। और अब ये क्लियर हो गया कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है। और यदि आप तैयार हैं पार्शियल लॉस क्लेम सेटलमेंट के लिए या रिपेयर बेसिस सेटलमेंट के लिए, पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो बिल हम आपके नाम ले लेंगे। तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए। तो अगर बीमा कंपनी एग्री हो जाती है तो यहीं पे समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तो आप अपने नाम बिल लेके आगे बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। बीमा लोकपाल में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यहाँ 3 4 5 महीने लग सकते हैं। एक आध इंडिया में बीमा लोकपाल ऐसा भी है जहाँ शायद 1 साल भी लग जाए, लेकिन वो एक आधी है। वो शायद अगर मैं कहूँ तो वो पूना महाराष्ट्र का हो सकता है, वहाँ समय बहुत ज़्यादा लगता है। बाकी सब जगह 2 3 4 5 महीने के अंदर हो जाता है। पहले चंडीगढ़ का बीमा लोकपाल ऑफिस था जहाँ तो बहुत ही फास्ट काम होता था। अब मेरा बहुत दिनों से वहाँ कोई वास्ता नहीं पड़ा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक नॉर्मल स्थिति में 3 महीने या 4 महीने में हल मिल जाता है। तो आप, अगर ये सब है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बेझिझक अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने का डिसीजन ले सकते हैं। और बाई चांस आपकी किस्मत ही खराब है, बीमा लोकपाल से आपके पक्ष में फैसला ना आए, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से आप इस ऐसे क्लेम में अपना वाजिब क्लेम हक पा सकते हैं। तो ये आज का वीडियो है, अब इसको मैं विराम देता हूँ। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।